हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसका आज हम चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप इसकी रीडिंग करेंगे। और इसमें भी हम कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अदरवाइज चैप्टर काफ़ी बड़ा है, हम शॉर्ट में लेकर भी चलेंगे तो उसके बाद में भी ये चैप्टर पार्ट 2 यानी कि 1 और 2 दो वीडियो में ये हो पाएगा कंफर्म, क्योंकि एनसीईआरटी आप सबको पता ही है। अगर आप 6 to 8 पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो आपके जो है 5th से लेकर 8th और 9th 10th 11th 12th तक का सिलेबस जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में। उसमें से ज़्यादातर समथिंग आपके 9th और 10th के क्लास के सिलेबस की जो एनसीईआरटी होती है ना, उसमें से भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। तो इस वजह से मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। एनसीईआरटी आपकी अदर एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है, इन थ्योरी में से ऐसा कुछ खास नहीं है जहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। जहाँ से मेन क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। जैसे कि यहाँ सा है गोंडवाना भूमि, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि भारत का सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था, ठीक है। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन भूभाग या फिर प्रायद्वीपीय भाग किस भूमि का हिस्सा था, ठीक है। या फिर गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीपीय दक्षिणतम भाग किस नाम से है, तो ये जो है पैंजिया नाम से है, जिसके उत्तर में कौन सा है, अंगारा भूमि है। गोंडवाना भूमि में भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका का क्षेत्र जो है शामिल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत, देखिए इस टॉपिक से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आते हैं। जैसे कि हिमालय पर्वत का निर्माण जो है यूरेशियाई प्लेट, इसको जो है अंगारा भी कहा जाता है, और इंडियन प्लेट यानी कि गोंडवाना के टकराने से हुआ है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक आपके सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति जो है टेथिस सागर में दबाव पड़ने से हुई, और इस टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या फिर जन्म स्थल भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। जैसे कि अभी यहाँ पर पूछा गया है कि बृहत हिमालय या आंतरिक हिमालय श्रेणी क्या है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, हिमाद्री या फिर महान या आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही बनता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको इनमें से कोई भी एक नाम ऑप्शन में मिल सकता है। अच्छा, इन श्रेणियों के बीच में बहुत सी आंतरिक घाटियाँ होती हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला होती हैं, जिसमें विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट शामिल होता है। ये क्वेश्चन तो आपने देखा होगा, काफ़ी सारे पेपर में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी पेपरों में पूछा गया है। तो ये 8,848 मीटर है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है, 6,000 मीटर से भी अधिक है, जिसके कारण ये वर्षभर हिमाचित रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में बताया गया है जो कि पेपर में आती हैं। पेपर में देखिए थ्योरी में से ही क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो थ्योरी में अगर पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट कई बार पूछा गया है, जिसकी मीटर कितनी ऊंचाई होती है, 8,848। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल में है, ठीक है। कंचनजंगा जो भी आपने देखा होगा, कितनी बार पूछा गया है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,598, और ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके सिक्किम में है। मकालू, इसकी ऊंचाई है 8,462, और ये कहाँ पर है, ये नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। धौलागिरी, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,167, ये कहाँ पर है, मध्य नेपाल में, ठीक है। नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई कितनी है और ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। अन्नपूर्णा
कहाँ पर है, इसकी ऊंचाई कितनी है 8091, और कहाँ पर है, ये भी आपके नेपाल में है। नंदा देवी, देखिए ये भी क्वेश्चन में कई बार आ चुका है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 7817, ठीक है, और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस जो है आपको, जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षा से अपर लेवल की आप तैयारी करिए, तो कहीं से भी क्वेश्चन उठकर आएंगे ना तो आप फटाफट उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ पे हैं, देखिए नोट में लिखा हुआ है, हिमालय का सर्वोच्च शिखर यानी कि चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। भारत का सर्वोच्च शिखर, देखिए यहाँ पे हिमालय का सर्वोच्च शिखर पूछा है तो माउंट एवरेस्ट है, और क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी भारत का सर्वोच्च शिखर तो कौन सा है, माउंटेन, जिसको किस नाम से जानते हैं, गाडविन आस्टिन। तो ये दोनों ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं, या फिर केटू नाम से भी मिल सकता है, ठीक है। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, कहाँ पर है ये, काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, तथा पाक अधिकृत कश्मीर का भी ये अंग है। अब ये पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा कौन सा पर्वत शिखर है जो पाक अधिकृत कश्मीर का भी एक अंग है और जो कि काराकोरम पर्वत पर स्थित है, ठीक है। तो वह माउंट शिखर माउंटेन है गाडविन आस्टिन यानी कि केटू। फिर है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो यह है 8611 मीटर है। और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम एवं नेपाल की सीमा पर स्थित है। अब आपसे एग्जाम में पहली बात तो ये भी पूछा गया है कई बार कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह आपकी कंचनजंगा है। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कंचनजंगा जो है वह किस सीमा पर स्थित है, तो ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है जैसे कि लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो जिन्हें क्या कहा जाता है, कश्मीर में आपके मर्ग कहा जाता है, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में ने बुग्याल कहा जाता है और पयार के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि ये गुलमर्ग है या सोनमर्ग है या फिर बुग्याल या पयोल, ये किसके नाम है, तो ये छोटे छोटे जो घास के मैदान होते हैं उनके नाम है, जिनको लघु हिमालय ढाल के पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका यहाँ ये क्वेश्चन, तो देखिए ये भी पूछे जाते हैं, इनमें आपकी जो थ्योरिकल आते हैं ना, सीटेट में पूरी थ्योरी दे दी जाती है उस तरीके से क्वेश्चन, जैसे कि भावर का मैदान। तो ये मैदान शिवालिक पर्वत श्रेणी के गिरिपादों में स्थित है और हिमालय से उतरते समय नदियां मैदानों में अवसादों एवं कंकड़ पत्थरों का निक्षेपण करती है, जिसे भावर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सीटेट में किस तरीके से पूछा जाएगा। अब यहाँ पे सीटेट में यहाँ से मान लीजिए उठा लिया कि ये मैदान शिवालिक पर्वत श्रेणी के गिरिपादों से स्थित है, हिमालय से उतरते समय नदियां मैदानों से अवसादों एवं कंकड़ पत्थरों का निक्षेपण करती हैं, और ये एक छिद्रयुक्त तथा कंकड़ पत्थर वाला मैदान है, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो जिसे भाई भावर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे तो आते हैं बड़े बड़े करके, तो इस तरीके से यहाँ पे बनते हैं। और इन्हीं को दूसरा नाम क्या है, शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। अन्य नाम क्या है इसका, शिवालिक का जलोढ़ पंख। भावर के मैदान को क्या कहा जाता है, शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है, ठीक है। अब इस प्रदेश में क्या होता है, इस प्रदेश में जो नदियाँ, जो बहने वाली नदियाँ होती हैं ना, वो आकर विलुप्त हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है, जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना, उसकी अधिक सर्दता से, जिसके कारण नीचे बहती हुई नदियाँ नहीं दिखती हैं, क्योंकि ऊपर कंकड़ पत्थर होते हैं तो नदियों का जल जो है उनके ऊपर से दिखाई नहीं देता है, तो वह विलुप्त तो दिखाई देती हैं कि विलुप्त हो गई हैं। अब बात करते हैं तराई प्रदेश। इस टॉपिक से भी देखिए क्वेश्चंस आते हैं। ये क्या है, इसका विस्तार जो है भावर प्रदेश के ठीक दक्षिण में होता है, जहाँ पर भावर का मैदान होता है उसके अपोजिट यानी कि दक्षिण में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक महीन रेत एवं चिकनी मिट्टी का निक्षेप होता है। तो जो भावर में विलुप्त हुई नदियाँ होती हैं इस क्षेत्र में पुनः सतह पर निकल आती हैं, क्योंकि वहाँ पर कंकड़ पत्थर होते हैं तो वहाँ पर ये नदियाँ दिखती नहीं हैं। लेकिन जैसे ही रेत जो है या चिकनी मिट्टी है तो वो तो नदी के नीचे दब जाएगा, है ना, थोड़ा सा दबा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर जो नदी है वह सतह पर निकल आती है, यानी कि दिखने लगती हैं। और ये नदियाँ एक दलदल क्षेत्र का निर्माण करती हैं, क्योंकि यहाँ पे रेत और मिट्टी दोनों ही मिली हुई होती है। तो वहाँ पे एक दलदल जैसा, जैसे कि आप पैर रखोगे अंदर जाओगे तो पैर आपका अंदर को चला जाएगा, तो जिसे क्या कहते हैं, इसे तराई कहते हैं। ये प्रदेश घने वनों से ढका हुआ होता है और जिसे वर्तमान में काटकर कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन या तो तराई प्रदेश के बारे में पूछा जा सकता है, यह भी पूछ सकते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस क्षेत्र में है, तो वह तराई प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बांगर का मैदान। तो बांगर का मैदान क्या है, ये प्राचीन जलोढ़ में निर्मित मैदान है और ऊंची भूमि में फैले
पुराने जलोढ़ अपसादों से निर्मित भाग को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें चूनेदार निक्षेप या फिर कंकड़ पाए जाते हैं। इस प्रदेश में बाढ़ का पानी समानता नहीं पहुंच पाता। बांगर प्रदेश का विस्तार मुख्यतः 2 नदियों के बीच में भागों में पाया जाता है। ये याद रखिएगा कि बांगर प्रदेश का जो है भाग कितनी नदियों के बीच में पाया जाता है, 2 नदियों के। अब वह कौन कौन सी है, एक तो गंगा यमुना का दोआब और दूसरा सतलुज का मैदान, इसके उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खादर। खादर नदी के पास नमीन जलोढ़ के जमा होने से खादर का निर्माण होता है और ये अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश होता है। यहाँ नदियों के बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, ये उपजाऊ बना रहता है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के ऐसे प्रदेश जो नदी घाटियों से सटे हुए हैं, वहाँ पर खादर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और डेल्टाई प्रदेश भी खादर का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश और उसके सटे प्रदेशों के निम्न भाग को ही क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। अब क्षेत्रीय आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो यहाँ पर मैदानों को कई भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला है आपका पंजाब का मैदान। तो उत्तरी भारत के पश्चिम भाग में विस्तृत क्षेत्रों को पंजाब का मैदान कहा जाता है और इसका निर्माण क्या, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा होता है। पूछा जाए कि पंजाब यानी कि पंजाब का मैदान का जो निर्माण है वो किससे होता है, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा होता है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती हैं सिंधु के साथ में, आपके झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज इसमें शामिल होती हैं। और इसका बड़ा हिस्सा कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, भारत में ये मैदान मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला गया है। अब पूछा जाए कि पंजाब का जो मैदान है वह भारत में मुख्य रूप से कहाँ पर फैला हुआ है, तो पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है और इसके सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पर है, वह पाकिस्तान में है। ठीक है, इस मैदान का निर्माण मुख्यतः कहाँ से होता है, बांगर से हुआ है। लेकिन नदियों के किनारे एक संकरी पट्टी में खादर भूमि पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है। ये मैदान समतल भूमि वाला होता है और इसकी ऊंचाई 200 से 300 मीटर के बीच होती है। और इस मैदान के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं कि इसमें पंच दोआब क्षेत्र भी पाए जाते हैं। पंच दोआब क्षेत्र किस मैदान में पाए जाते हैं, तो भाई कहाँ पाए जाते हैं, पंजाब के मैदान में पाए जाते हैं। इसमें दोआब नदियों के बीच का भाग होता है, जिसको क्या कहते हैं, देखिए ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि ब्यास एवं सतलुज नदी के बीच को क्या कहेंगे, बिष्ट दोआब कहेंगे। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। और ऐसे ही पूछा जाता है बारी दोआब जो है किस नदियों से बना है, तो ब्यास एवं रावी नदी से। देखिए ऐसे भी पूछ सकते हैं, अपोजिट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, रचना दोआब रावी और चेनाब नदी के बीच से बना है। आपके छाछ या फिर चाज दोआब चेनाब एवं झेलम नदी के बीच बना है। सिंध सागर दोआब झेलम, चेनाब एवं सिंधी नदी के बीच बना है। तो पंजाब के मैदान में नदी मार्गों ने जलोढ़ की संगति को काटकर चौरस बांध के खाद मैदानों की रचना की है। ठीक है, अब बात करते हैं गंगा का मैदान। ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। तो गंगा का मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में गंगा के उत्तरी मैदान को 2 भागों में विभाजित करते हैं और पश्चिमी भाग यानी कि रोहेलखंड का मैदान भी इसको कहा जाता है, जबकि पूर्ववर्ती भाग में इसे अवध का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के उद्गम से अंत तक इस मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो ऊपरी गंगा का मैदान जो है घाघरा नदी से लेकर पश्चिम में यमुना नदी तक फैला हुआ है और ये मैदान पश्चिम में दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक है। मध्य गंगा का मैदान, इसका विस्तार यानी कि इलाहाबाद से भागलपुर तक फैला हुआ है और लगभग 1,62,200 वर्ग किमी है। इस भाग में पूर्वी उत्तर प्रदेश का बिहार के मैदान स्थित है। ये दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। देखिए पढ़ने में थ्योरी में आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आप इसे पढ़ के अपने नोट्स अपने आप खुद से पढ़ सकते हैं। देखिए आप भले ही यूट्यूब से पढ़ें, मेरा ना देखें, किसी का भी वीडियो देखें, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आप कोई भी पेपर को तैयार नहीं कर सकते। और सेल्फ स्टडी तभी होगी जब आप थ्योरी को पढ़ेंगे, अपने खुद से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान का मैदान। इसका विस्तार अरावली के पश्चिम से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। सांभर, डिडवाना इस मैदान की प्रमुख नमकीन झीलें हैं। सांभर भारत की सबसे बड़ी और अंतस्थलीय नमकीन झील है। अब देखिए यहाँ पे पूछे जा सकती है कि भारत की सबसे बड़ी और अंतस्थलीय नमकीन झील
का नाम क्या है, तो भाई ये आपके सांभर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, तो इसका क्षेत्रफल है 190 वर्ग किमी। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये मैदान हिमालय पर्वत एवं मेघालय के पठार के बीच लगभग 650 किमी की लंबाई में विस्तृत है और ये एक लंबा और संकरा मैदान है, जैसा कि नाम से ही विदित है। ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का विकास हुआ है। ये मैदान उत्तर पूर्व और दक्षिण में पर्वतों से घिरा है और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में मिट्टी के जमाव के कारण कई द्वीपों का निर्माण हुआ है। ऐसे ही एक द्वीप जो है माजुली है, जो कि असम राज्य में है। ठीक है, पूछा जाए कि माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो भाई है असम में है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो भाई आपका माजुली है और किस राज्य में है, असम में है। ठीक है, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। अब देखिए वीडियो हो गया बहुत बड़ा, आगे का मैं आपको जो है कल के वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और मैं चाहती हूँ वीडियो आप पूरा देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि अब ये देखिए, ये है सब चैप्टर, मैं आपको ये सारी चीज़ें, इनमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पठार वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हैं दे रखे हैं, वो भी मैं आपको कल के वीडियो में पढ़ाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।